हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। जैसा कि मैं अपने पिछले सेशन में आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूं, इस सेशन में हम बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारी सेल्स के अंदर यूजफुल फंक्शंस या इंपॉर्टेंट फंक्शन एक रोल अच्छा प्ले करती हैं। जैसे कि इस सेशन में मैं दो बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं सेल के अंदर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा। बेसिकली मेजर टॉपिक यही आज के सेशन के। क्लियर है? थोड़े बहुत और ऑर्गेनेल्स अपन कवर कर लेंगे, जैसे राइबोसोम्स वगैरह, दो तीन चीजें कवर करेंगे। बट जो भी आपको ऑर्गेनेल्स मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ाई थी वो वहीं पे रखिएगा। और आज इस सेशन में या आगे आने वाले एक दो सेशन में जो भी मैं ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा उनका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन के लिए जो ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करती हैं वो ही जाती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, बाकी की ऑर्गेनेल्स नहीं जा सकती क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती। क्लियर है? तो जो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा वो दो टॉपिक्स पर मेन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इजी है, मजा आएगा, कंसेप्ट सुनिएगा, ठीक है ना? बेसिक सी चीज है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक निकाल भी ली होगी। क्लियर है? देखिए, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। अब सेल में कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होगा डेफिनेटली। कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर है, किस काम में आता है, ये सारी चीजें हम बातें करेंगे, तो ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है? तो देखिएगा, क्या एक खासियत है माइटोकॉन्ड्रिया की, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देखा जा सकता जब तक उसकी प्रॉपर तरीके से स्टेनिंग ना हो पाई। अगर स्टेनिंग अच्छे से नहीं, हमने डार्क कलर से नहीं करी है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर वो इजीली विजिबल नहीं हो पाता। एक प्रॉपर स्टेनिंग करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली स्टेन होने चाहिए ही चाहिए। एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेन होनी चाहिए जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर जाके ही कलर इंपार्ट करे। तो सुनना, क्या माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, बोल दिया उसने, वो तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक उसे स्पेसिफिकली आपने स्टेन ना किया हो, तब तक नहीं देख पाओगे। क्या माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से नहीं दिख पाते जब तक आपने उसे एक स्पेसिफिक स्टेन से, क्या जब तक आपने उसे स्पेसिफिक स्टेन से स्टेनिंग ना करा रखी हो तब तक, नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं। अगर आपने स्टेनिंग नहीं कराई है, बहुत मुश्किल से दिख पाता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्टेन का यूज करना पड़ता है जो माइटोकॉन्ड्रिया पर ही कलर चढ़ा पाती है। ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर है? असल में माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक प्लूरल वर्ड है। एक सिंगल अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं? अगर एक आपने माइटोकॉन्ड्रिया उठा लिया उसमें से, तो उस टर्म को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, या फिर वो जो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है उसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर है? तो माइक्रोस्कोप के अंदर तब तक नहीं दिखेगा ये जब तक हमने इसे स्पेसिफिकली स्टेन ना करा लिया हो। क्लियर है? आगे सुनिएगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द, क्या, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो अब बात आ गई इनके नंबर पर। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है पर सेल, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब वो वेरिएशन होता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे, कि वो सेल मेजर काम कर रही है या नहीं। अब मेजर काम जनरली बेटा पावर हाउस होता है इस सेल का, एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है इसका काम में, या जो एनर्जी बनी है उसको एटीपी की फॉर्म में पैक करके रखने का काम होता है। पावर हाउस ऑफ अ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेल ज्यादा एक्टिवली पावर जनरेशन में हेल्प कर रही होगी, वहां पर इन माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो वही लिखा है, क्या, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एक सेल के अकॉर्डिंग, क्या, हर सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सेल टू सेल अगर वेरी करते हैं हम लोग, तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, बदलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसकी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि कब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होंगे और कब बहुत कम होंगे। चले आगे, आगे सुनना। क्लियर? तो ये तो आगे बात इसके नंबर की। अब दिखता कैसा है, हाव भाव कैसे है उसके, ऐसे मान लो, ठीक है ना? तो अब सुनना, इन टर्म्स ऑफ शेप, अब उसके शेप और साइज की अपन बात करें
तो बहुत बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनना। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। भले ही उसके साइज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखते हैं, उसकी शेप भी बदलती है, कहीं कहीं पे साइज भी वेरी करता है, बट टिपिकली हमने एक साइज स्टैंडर्ड मान लिया है, एक रेंज बना दी गई है। तो वो सुनना, क्या क्या बोल रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। तो अच्छी खासी वेरिएबिलिटी दिखती है शेप और साइज के अकॉर्डिंगली, बट टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल। असल में जो प्रॉपर इसकी शेप मानी जाती है, आपकी बुक्स में भी बन रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज की तरह होती है। किसकी तरह? एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होती है, या सिलेंडर की तरह मान लो आप, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है। क्लियर है? जिसका तकरीबन डायमीटर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर रखता है। हाँ है ना? ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर हमें लगभग मिल ही जाता है हर कोई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और बात आती है लेंथ की, तो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक की लेंथ होती है। एक सिलेंडर होता है एक तरीके से सॉसेज, हाँ है ना, या सिलेंडर की शेप का होता है, जिसका डायमीटर तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में लगभग हमने मान लिया 0.5 माइक्रोमीटर, और जिसकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करती है। क्लियर है? बट अगर हम टिपिकली जनरली देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के हमें मिलते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर, डेफिनेटली। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हो गई इसकी शेप की, और इसकी लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर वगैरह, लेंथ कितनी है, वो सारी चीज हो गई। क्लियर है? नंबर के अकॉर्डिंग भी बहुत वेरिएशन है माइटोकॉन्ड्रिया में, शेप साइज के अकॉर्डिंग भी बहुत वेरिएशन है, बट स्टिल हमने एक टिपिकल शेप मान रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल। मतलब नंबर ऑफ सेल्स में हमने जब ऑब्जर्व किया तो जनरली हमें इसी टाइप की शेप देखने को मिल रही थी माइटोकॉन्ड्रिया। भले ही वेरिएबिलिटी है, बट ज्यादातर हमें ये शेप देखने को मिल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे डिटेल में। आपने शेप तो बता दी, सॉसेज शेप्ड है, हाँ या ना, या फिर कैसी है देखने में, सिलेंड्रिकल शेप। अब प्रॉपर एक उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि कैसा है, क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में डायग्राम बन रहा होगा, ध्यान से देखिएगा जरा उसे। मैं पहले रीड कर देता हूं आपके लिए, हाँ या ना, और उसको हम एक एक करके आप अपने डायग्राम में देखते चलें। तो सुनिएगा क्या बोला है। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. That is the outer compartment and the inner compartment. ये क्या बकवास कर गया? तो सुनना, बेसिक सी रफ डायग्राम बना दे रहा हूं। ये काय का बना है? दो मेम्ब्रेन का बना है। ये कौन सी मान ली मैंने? आउटर मेम्ब्रेन मान ली, ये मैंने मान ली इनर मेम्ब्रेन। अभी रफ डायग्राम बना दे रहा हूं, ऐसे ही मान लिया है मैंने, ऐसे ही बना दिया रफ डायग्राम दिखाने के लिए। असल में इनर मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, मैंने रफ डायग्राम के लिए ऐसे ही बना दिया है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है? तो बाहर वाली आपकी कौन हो गई बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी हो गई? आउटर। कौन सी बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। MEM भी लिखी शॉर्ट में, हाँ समझ जाएंगे। नहीं समझ रहे मैं बोल दे रहा हूँ, MEM भी आ रही है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन। और ये कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, हाँ या ना? तो वही बोला, ध्यान से सुनना, वापस से लाइन पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाएगा। लाइन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा आपको। क्या? ईच माइटोकॉन्ड्रियन, हर एक माइटोकॉन्ड्रियन एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास दो मेम्ब्रेन। कहां तो किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं है, और कहां दो दो मेम्ब्रेन लेके मजे मार रहे हैं, हाँ या ना? कुछ ऑर्गेनिल्स तो ऐसी बेचारियों के पास है ही नहीं ना मेम्ब्रेन, और ये दो दो लेके बैठे हुआ है, एक आउटर और एक इनर। तो सुनना क्या? ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर है, एक इनर है, जो कि इसका जो ल्यूमेन है उसको दो भागों में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। तो वही लिखा है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन, ये जो कैविटी है अंदर, इसके ल्यूमेन को डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एक तो ये रहा कंपार्टमेंट एक्वस वाला, मैं फिल कर दे रहा हूं, और एक बाहर की तरफ दिखा दे रहा हूं, उसे अलग रंग से कर दे रहा हूं, दो कंपार्टमेंट ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूं।
ठीक है, 2 कंपार्टमेंट। ये रेड वाला अंदर जो मैंने मार्क किया है, दिस इज किससे मेम्ब्रेन बाउंड है, इनर वाली से, इसे हम कहेंगे इनर कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे, इनर कंपार्टमेंट। तो ल्यूमेन को एक तो इनर कंपार्टमेंट में तोड़ दिया जाता है और एक ये आउटर कंपार्टमेंट। कंप्लीट कर लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। क्या, तो वही बोला माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक आउटर एक इनर, और इन्हीं मेम्ब्रेन के होने की वजह से इसका जो एक ल्यूमेन है वो 2 भागों में, 2 कमरों में डिवाइड हो गया है। एक अंदर वाला जिसको आपने इनर कंपार्टमेंट कह दिया है, और एक बाहर, इन दोनों के बीच में जो बचा हुआ कंपार्टमेंट हो उसे अपन ने आउटर कंपार्टमेंट बोल दिया है। तो वही लिखा है, डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। अब एक चीज और, इस इनर कंपार्टमेंट का हम लोग जनरली टर्म यूज करते हैं मैट्रिक्स। इसमें जो सामान भरा होता है उसको हम जनरली क्या बोलते थे, मैट्रिक्स वाला पोर्शन है। क्या है, इस पोर्शन में जो सामान भरा हुआ होता है उसी को आप मैट्रिक्स बोलते। तो इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स के नाम से बोल देते हैं। बचा कौन, आउटर। अब इसको क्या बोलेंगे, तो एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच की स्पेस है, थोड़ा लॉजिक लगाना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इनके बीच की स्पेस है, तो 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलोगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हाँ है ना। 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलेंगे अपन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आउटर कंपार्टमेंट का नाम डल जाता है क्या, इंटर 2 मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो बची हुई कंपार्टमेंट है उसको हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेना आउटर वाली को ब्रैकेट में लिख के, क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं और आउटर कंपार्टमेंट को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बता देते हैं। तो ये बेसिक सा डायग्राम है इसकी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, 2 मेम्ब्रेन 2 कंपार्टमेंट, एक इनर एक आउटर, इसी तरीके से आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाले कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, बाहर वाले कंपार्टमेंट को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। आपकी एनसीईआरटी में केवल अंदर वाले चैम्बर का या कंपार्टमेंट का नाम दिया मैट्रिक्स, तो मैंने आपको दूसरा ही बता दिया। चले आगे, आगे सुनना। तो आगे वही लिखा है, द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो जब ये दोनों लेयर ने डिवाइड किया उसका ल्यूमेन 2 पार्ट में, इनर कंपार्टमेंट और आउटर, तो इनर वाले को तो हमने बोल दिया मैट्रिक्स और आउटर वाले को हम जो बोलते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसमें यहाँ पे केवल ये लिख दिया है द आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात की है, कंपार्टमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करी है। क्लियर है, आपको पता होना चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, 2 मेम्ब्रेन के बीच की जगह, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है, तो दोनों कंपार्टमेंट क्लियर हो गए। चले आगे, अब आगे मेम्ब्रेन की बात सुनो। क्या, अब ये आउटर कैसी होगी मेम्ब्रेन, इनर कैसी होगी, तो देखो जरा, दिमाग लगाइए जरा। इनर मेम्ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, देख ये विलाय जैसे ये फोल्ड बन गए ना, ये असल में फोल्ड कौन हुई है, अंदर वाली मेम्ब्रेन हुई है, ये देख, हाँ या ना। मुझे लग रहा है आपको एनसीईआरटी में दिख रहे होंगे, अंदर ये फोल्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। असल में ये 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली ये रही और एक अंदर वाली ये रही। तो ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको मेम्ब्रेन में, वो कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन। तो आगे सुनना क्या, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। तो आउटर मेम्ब्रेन में कोई फोल्ड नहीं, एक कवर है बिल्कुल, मूंगफली छीलते हो, हाँ या ना, मान लो एक तरीके से वो कवर है पूरा, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कोई इनफोल्डिंग नहीं होती, एक पूरा यूनिफॉर्म कवर होता है एक तरीके का। क्लियर है, हाँ या ना। तो वही लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री मतलब कवर ही हो गया एक तरीके का। तो वही लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की कवरिंग बना देता है। और वहीं पे जब हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन की, किसकी बेटा, इनर मेम्ब्रेन की, तो वो सुनिए, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बना लेगी। क्या बना लेगी, इनफोल्डिंग, जिनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। क्या, क्रिस्टी, CRISTA। तो ये इनफोल्डिंग्स क्रिएट हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जिन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। और अगर एक इनफोल्डिंग को पकड़ोगे तो उसका नाम, सिंगल वाली को क्रिस्टा बोल देते हैं, बाकी सबको इंक्लूड कर लोगे इनफोल्डिंग्स तो हम उनका टर्म यूज करते हैं क्रिस्टी, और एक इनफोल्डिंग को पकड़ोगे तो उसको हम क्रिस्टा बोल देते हैं। दैट्स इट, सिंपल सी बात। तो वही लिखा है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। बहुत सारी जो इनफोल्डिंग्स बन गई उनको क्रिस्टी बोल देते हैं, और एक सिंगुलर बात करें तो हम क्रिस्टा कह देते हैं।
और किसकी तरफ इनफोल्डिंग बनाई होगी, तो दिमाग लगाइए जरा, ये तो आ गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, हाँ या ना, थोड़ा अच्छा सा बनाओ इसे, तो ध्यान से सुनना, बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उनसे जल्दी समझ में आता है। ये मान लो आपकी आ गई आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के कमाल देखना, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे याद हो जाए बस। ये आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, देख इनफोल्डिंग्स क्रिएट हो गई अंदर की तरफ, और मेरे ख्याल से यहां पर आपका क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। ये क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है आपका। ये क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए जरा, ये इनफोल्डिंग्स किसकी तरफ है, मैट्रिक्स की तरफ है, हाँ या ना, ध्यान से देखो जरा, डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लू वाली इनफोल्डिंग्स है, ये क्या इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, किसकी तरफ डायरेक्शन है, मैट्रिक्स की तरफ, तो वही लिखा है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ अंदर, क्लियर है, आगे सुनना। अब ये क्रिस्टी करती है मेन का, द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है बेटा, सरफेस एरिया, क्लियर है, आगे सुनना। The two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function, हाँ या ना, तो इन मेम्ब्रेन का नेचर भी बिल्कुल अलग होता है, ये फोल्डेड है, ये यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर बैठे हुए एंजाइम्स अलग होते हैं, और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली क्या कवर पे बैठे हुए एंजाइम्स अलग होते हैं। एक और फर्क होता है, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है बेटा, कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल बोल देना, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, कहां लिखूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, कैसी होती है इनर मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल, कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, और बाहर वाली हो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज परमिएबल, कैसा भी आ जाए सामान अंदर आएगा, तो बस वो अंदर लाने से मतलब है सामान, मेन चीज है चेक कौन करता है उस सामान को जो अंदर आया है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो है सेलेक्टिवली परमिएबल, क्लियर है, वो देखती है अच्छी क्वालिटी का तब अंदर आया, मेरे काम का है तो आ, नहीं तो बाहर जा, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये भी बेसिक सा फर्क है, एक तो एंजाइम्स दोनों मेम्ब्रेन पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये परमिएबल है बाहर वाली, अंदर वाली सेलेक्टिवली परमिएबल, और वो एंजाइम्स असल में इसका काम जो मेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, एटीपी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या एनर्जी बनाएगा, किसकी फॉर्म से, एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे भी, आगे दिखाएंगे, आगे जाकर डिटेल में सीखेंगे इसका काम, ठीक है ना, हाँ या ना। तो वो जो मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन एक ही काम है, एटीपी बनाना, जनरेटर का काम करता है हमारी सेल के लिए, एनर्जी बनाता है, क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, क्लियर है, हाँ या ना, ऐसे याद कर लीजिए, क्लियर है। तो दोनों मेम्ब्रेन अपने में डिफरेंट है, वो परमिएबल है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसके ऊपर एंजाइम्स अलग बैठे हैं, इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम अलग बैठे हैं, सब कुछ नेचर डिफरेंट है यहाँ पे, क्लियर है, हाँ या ना, आगे सुनना। अब होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया पे काम, क्या माइटोकॉन्ड्रिया पे काम क्या होता है, तो वो सुनना जरा, देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है मेन वो ये रहा, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ऐसी जगह है सेल की जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या O2 बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी जनरेट होती है, ऐसा प्रोसेस है पूरा जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन या जनरेशन होता है, क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर काम है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्या,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के बाद सेल के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, किसकी फॉर्म में? एटीपी, एनर्जी का मॉलिक्यूल है, पूरा एक एनर्जी फुलफिल्ड मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी यूज करती है, जिसमें एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है तो एटीपी की फॉर्म में बन के स्टोर होती है, फिर हम उसे यूज करते हैं। क्लियर है? तो ही लिखा है द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी वजह से ये हमारी सेल का पावर हाउस है, जो हमारी सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी है, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन को एनर्जी चाहिए, वो सब ये प्रोवाइड कराता है। सीधी बात है, आपके घर में लाइट कहाँ से आती है? टोरेंट पावर से। हमारे यहाँ टोरेंट है भैया आगरा में, है ना, तो उनका पावर हाउस होगा ना, वही तो एनर्जी हम लोग के पास सप्लाई हो रही है। तो इन शॉर्ट सेल के अंदर जो मेन एनर्जी का प्रोडक्शन है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर एनर्जी बन के बाकी सेल्स में अपने आप बट जाती है, जो भी फंक्शन के लिए जरूरत पड़े एनर्जी की। तो क्लियर? तो इसी वजह से इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? और इसी वजह से इसके मैट्रिक्स में भी बहुत सारे सामान पड़ा हुआ होता है जो जरूरत का होता है। तो सुनना आगे, क्योंकि हमें एनर्जी बनाने तो उसके लिए सामान की जरूरत तो पड़ेगी। तो आगे सुनना, द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो मैट्रिक्स के पास खुद का एक सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और राइबोसोम 70S जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं ना, वो वाले राइबोसोम्स मिलते हैं। बेटा मार्क कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से टाइप के राइबोसोम्स मिले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, 70S ही पढ़ाया मैंने आपको। क्लियर है? हाँ या ना? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S वाले राइबोसोम्स मिलते हैं। क्लियर है? और आगे, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और वो भी कंपोनेंट मिलते हैं इसी के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। तो वो बहुत सारी चीजें। तो जो मैट्रिक्स है उसमें एक तो अपना खुद का डीएनए होता है, सिंगल पर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ऐसा गोल खत्म, सिंगल स्ट्रैंडेड। कोई डबल स्ट्रैंडेड, जैसे हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं ना डीएनए, इस तरीके का डबल स्ट्रैंडेड। बट माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, गोल, प्लाज्मिड जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? प्लाज्मिड जैसा जनरली बैक्टीरिया में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है। कैसा मिलता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है। तो वही लिखा है, द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस क्या? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, और प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम्स, और कुछ ऐसे कंपोनेंट जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। क्वेश्चन आता है, मार्क कर लेना। क्लियर है? हाँ या ना? और जब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन की, तो जनरली बेटा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन। क्वेश्चन पूछा गया हुआ 2 बार कि असल में जनरली हम लोग सेल डिवीजन का क्वेश्चन आता है ना, तो सेल डिवीजन के टाइम पे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड किया होगा, बिल्कुल करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन बाइनरी फिजन जैसा होता है। क्लियर है? जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है तो वो बाइनरी फिजन का फंक्शन शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट, बिल्कुल ही अलग मान लेना उसे, ठीक है ना। एंड नोट बना के याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होता है और वो फिजन की मदद लेता है अपनी ऑर्गेनेल को डिवाइड करने के लिए। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। तो ये बेसिक सी चीजें थी भैया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कैसा दिखता है, क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें भरी हुई है उसके मैट्रिक्स में, वो सारी चीजें आपको रट के रखनी पड़ेगी। बेसिक से 3-4 पॉइंट है यार, इनको याद नहीं कर पाएंगे तो फिर तो दिक्कत है। क्वेश्चन इन्हीं पे से उठ के आना, सीधी सीधी लाइनों पे से क्वेश्चन आते हैं बच्चों वाले। क्लियर है? हाँ या ना? ये बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का, देख लो। बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही होगी, उम्मीद कर रहा हूँ, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, समझ गए होंगे, ये यूनिफॉर्म होती है। इनर मेम्ब्रेन ये दिख रही होगी, ये इनफोल्डिंग्स क्रिएट हो गई। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं, एक को क्रिस्टा, देख, एक इनफोल्डिंग ये पूरी है, इसको क्रिस्टा बोल दिया गया है। हाँ या ना? ये ग्रीन कलर का मैट्रिक्स ये अंदर काय में, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ग्रीन कलर का जो भी पोर्शन दिख रहा है वो कौन है, अंदर वाला कंपार्टमेंट, उसे क्या बोल रहे हैं आप, मैट्रिक्स। और ये जो बाहर तरबूज के रंग का, ये जो क्रिस्टी के बाहर है, ये रेड कलर का पोर्शन, उसको आपने क्या बोल दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर कंपार्टमेंट है। दैट्स इट, बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, राइबोसोम्स, क्या, और आरएनए मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले सब्सटेंसेस, वो सारी चीजें इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? हाँ या ना? और इन मेम्ब्रेन के पास अपने अपने अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, XYZ, बस ये चीजें बेसिक सी हैं। पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। दैट्स इट, बेसिक सी चीजें। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली ऑर्गेनेल क्लियर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट
नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी। क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली ऑर्गेनेल क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ के आता है बेटा, ठीक है ना। अब एक और ऑर्गेनेल के बारे में सुनो जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के बारे में सुनना, बहुत बेसिक सी चीज है, ये भी एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इजी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएंगे। यही प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सुने होंगे ना, वो यही होती है, तो ध्यान से सुनना। प्लास्टिड क्या लिखा है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। मार्क कर लो, क्वेश्चन उठता है हर प्लांट सेल में और कुछ यूग्लिनोइड्स, कुछ क्या यूग्लिनोइड कैटेगरी है उसमें मिलता है। क्लियर है? प्लास्टिड की जनरली प्रेजेंस हमें प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड्स के अंदर देखने को मिलती है। आगे सुनना, these are easily observed under the microscope as they are large। ये बहुत आसानी से दिख जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। आगे, they bear some specific pigments thus imparting specific colors to the plants। और इनके खुद के पास, ये ऐसी ऑर्गेनील है जिनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ये प्लांट को उसका कलर देते हैं। लीफ ग्रीन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? तो वही मेन रीजन है कि इन्हीं का ही वो पिगमेंट है जो उस प्लांट को उसका कलर प्रोवाइड कराता है। आगे सुनना, और इसी पिगमेंट के बेसिस पे इन प्लास्टिड्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा। क्या? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? कितने पार्ट में डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल सी कंडीशन, किस में मिलता है, क्यों आसानी से देख पाते हैं, यही वो ऑर्गेनील है जिनके पिगमेंट्स उनके प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं और इसी कलर के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। क्लियर है? अब इसमें कौन सा पिगमेंट मिलेगा, इसमें कौन सा मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, वो देखेंगे एक एक करके। क्लियर? तो बेसिक सी ऑर्गेनील है भाई, हाँ या ना, पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर ये नहीं होती भाई, हरी पत्तियां लीव ग्रीन कलर की, अगर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उन लीव्स के साथ पास तो हमें खाना ही नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ग्लूकोज नहीं बनता, हाँ या ना, एयर में ऑक्सीजन नहीं आती। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता ना, बहुत नुकसान होते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती, बहुत कष्टदायक। बहुत सिंपल कर दिया इन क्लोरोप्लास्ट ने आके हमारी लाइफ। इजीली एयर में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। बहुत ज्यादा अमाउंट में ये O2 को बाहर फेंकते हैं इन्वायरमेंट में। क्लियर? चले आगे, वो तो बात की सेकेंडरी बात होगी, हम बेसिक से ऑर्गेनिल्स पर आ रहे हैं, ज्यादा डिटेल में ही, इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट कंसेप्ट देखो। 3 पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड अब छोड़, ये क्या प्लास्टिड के नाम ही तो लिखे हैं यार, हाँ या नहीं, ये सब क्या है, प्लास्टिड ही है। अब हमें इन तीनों पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा क्लोरोप्लास्ट की, फिर अपन देखेंगे क्रोमोप्लास्ट को एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहला पॉइंट बनाइएगा आप, क्या, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है, क्या है, तो सुनना। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, आ गया आपका फेवरेट क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जानते होंगे, जो नहीं जानता आज से मान लो, मान क्या लो, याद करो, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। कभी कभी बच्चे कर देते हैं क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उल्टा मत करिएगा, ठीक है ना। ये है ऑर्गेनील और ये एक पिगमेंट है, ठीक है ना। तो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। पहला पॉइंट किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लियर है। तो इसके पास 2 पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जो कि मेजर रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को इंट्रैप करने के लिए, जिससे वो हम लोग फोटोसिंथेसिस करा सके। क्लियर है। दूसरा कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब इसमें कौन से पिगमेंट है वो सुनना। इन द क्रोमोप्लास्ट fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll and others are present। very important क्वेश्चन पुट अप होता है, ध्यान से देख लो नहीं तो मर जाओगे। उसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मिल रहा है बेसिक, इसमें मिल रहे हैं आपको 3, कैरोटीन, xanthophyll और बाकी के बचे हुए कुछ नहीं, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये सब। क्या, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, xanthophyll एंड अदर पिगमेंट्स। क्लियर है। कौन से,
फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, जैसे कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से, उसकी वजह से कैसा कलर आता है? ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से कैसा कलर आता है? ग्रीन। पर ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड कौन कौन? कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स, इनकी वजह से। तो सुनना जरा, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। इन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से जनरली या तो येलो कलर या ऑरेंज कलर या रेड कलर मिलता है उस प्लांट को। क्लियर है? हाँ या ना? आपको मैंने एल्गीज वगैरह पढ़ाया, उसमें रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, वो वहां पर भी यही पिगमेंट्स आए थे बेटा, वहां पर भी यही पिगमेंट्स आए थे। जिसको नहीं पता वो प्लांट किंगडम के सेशन सुन सकता है, वहां पे मैंने इन पिगमेंट्स का जिक्र किया है पूरा डिटेल में। क्लियर है? हाँ या ना? तो क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड जैसे कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल मिलते हैं, जिनकी वजह से येलो, ऑरेंज या रेड जैसा कलर दिखता है। अब बचा कौन? तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट। उसकी बात सुन लो, ये तो बेचारा भाई लोटा पिटा आदमी है, इसके पास कलर ही नहीं होता, ये लोटा पिटा आदमी है, ये कोई पिगमेंट कंटेनिंग होता ही नहीं। तो सुनना, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरीड शेप एंड साइज। क्या ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनका पास कलर ही नहीं या पिगमेंट्स नहीं होते, बट इनकी शेप और साइज बहुत वेरी करते हैं, और इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये ऐसा नहीं है, नाकारा नहीं है, काम के बहुत है। भले ही ये पिगमेंट कंटेन नहीं करते, भले ही ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, बट ये खाना को स्टोर करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ द वेरी शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर कर लेते हैं लोग, फैट वगैरह भी स्टोर कर लेते हैं लोग, प्रोटीन्स वगैरह भी स्टोर कर लेते हैं। तो फूड के स्टोरेज के बेसिस पे भी ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। वो सुनना कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट को उसके खाने के अकॉर्डिंग भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। क्या? अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या है? ये ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है, कौन है बेटा? ये सब ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है। ये एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो याद कर सकते हो, आलू, आलू कच्चा आलू, वही, ठीक है। इलायोप्लास्ट में ये स्टोर करते हैं ऑयल्स को और फैट को। किसको स्टोर करके रखते हैं? ऑयल्स एंड फैट को। और वहीं पे जब हम बात करें एल्यूरोप्लास्ट की, ये बेसिकली स्टोरेज करते हैं प्रोटीन। इसका बेटा प्रोटीन्स की स्टोरेज करते हैं। तो ये मेन 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट हैं। भले ही इनके पास पिगमेंट नहीं है, बट ये फूड को स्टोर करने में, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। कौन कौन? अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो अगर एक चार्ट बनाते भी हैं तो बेसिक से ऐसे बना सकते हो। प्लास्टिड्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है, या क्रोमो को इधर लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ल्यूको के मेरे को फर्दर सब डिवीजन दिखाने, इधर लिख दे रहा हूं मैं क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? अब ये ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर सब डिवाइडेड है, ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर सब डिवाइडेड है। पहला अमाइलोप्लास्ट, अभी सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। दूसरा इलायोप्लास्ट, और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट। अब ये वाला जो डिवीजन है बेटा, यहां पर जो हमने बात करी है, ये है पिगमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और ये जो नीचे वाला डिवीजन है, ये है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर न्यूट्रिएंट्स के, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में मैंने दोनों कंबाइन कर दिए, कलर की बेसिस पे भी, और क्या, जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, उसके बेसिस पर भी। क्लियर है? बेसिक सी कंडीशन है। तो ये बेसिक से 3 आपके प्लास्टिड्स हैं, कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हमने इनका तो क्लासिफिकेशन किया पिगमेंट के बेसिस पे। इसके पास क्लोरोफिल होगा, इसके पास कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स होगा, और ये बेचारे पिगमेंट ही नहीं होगा, कलरलेस होंगे। इन दोनों का काम हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और ये हेल्प करते हैं
न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में। दैट्स इट, बेसिक सा कंसेप्ट है। क्लियर है? आपको पता है हम लोग प्लांट की ज्यादा बात करते हैं तो हम लोग पूरा कंप्लीट एक डायग्राम के साथ बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लियर है? तो क्लोरोप्लास्ट देखिएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। तो अब हम लोग जनरली ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट को ही डिस्कस करते हैं, तो मैं उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्लोरोप्लास्ट सुनना जरा। अब ज्यादातर जो हमें आसपास दिखते हैं हरे भरे पेड़, उनमें हमें जनरली क्या देखने को मिलता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर कौन? मैं नहीं बैठा हूं, क्लोरोफिल बैठा हुआ है। तो वो कहां पर प्रेजेंट होगा वो भी दिखाओ, देखना क्या। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, मर जाओगे अगर आगे तो ध्यान से सुन लो और सही आंसर आना चाहिए आप। क्लियर है? तो असल में जो प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसकी सेल्स हैं? लीव्स की, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। पढ़ा चुका हूं एनाटॉमी में ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, डायग्राम भी दिखाया था आपको लीफ का, डाइकॉट, मोनोकॉट सब बताया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बस फर्क यह है आपने पढ़ा है कि नहीं। क्लियर है? तो वही लिखा है। ज्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस दिखती है वो हमें पहली बार लीव्स में दिखती है, और लीव्स में भी कहां पर? लीव्स की मेसोफिल सेल्स के अंदर। आगे सुनना। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है? मिल गई, अच्छी बात। अब देखेंगे तो सही कैसी है, तो सुनना। दीज आर लेंस शेप। क्लोरोप्लास्ट की शेप लेंस भी मिली हमें, कहीं कहीं पर ओवल भी मिली, कहीं कहीं पर स्फेरिकल भी मिली, कहीं कहीं पे डिस्क लाइक डिस्कॉइड भी मिली, और किसी में तो भैया रिबन जैसी मिल गई, रिबन शेप, स्पाइरोगायरा वगैरह में, और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनील्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। तो इतनी वैरायटी की क्लोरोप्लास्ट की शेप्स देखने को मिली। जनरली जो क्या कहती है, जनरली हम लोग लेंस शेप या ओवल जैसी देखते चलते हैं, ठीक है? लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनील्स, ठीक है ना? और इनकी लेंथ बहुत वेरी करती है, 5 to 10 मिलीमीटर एंड विड्थ 2 to 4 मिलीमीटर की रेंज। बहुत मिलीमीटर में आ गई भैया विड्थ और लेंथ, तो मेरे ख्याल से माइक्रोमीटर से तो बहुत ही अच्छा है, तो साइज बहुत बड़ा होगा। माइक्रोस्कोप के अंदर हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं इन प्लास्टिड्स को। क्लियर है? आगे सुनना। अब जितना अतरंगी इनका डिजाइन है उतने ही अतरंगी इनकी नंबर है पर यूनिट सेल, एक सेल के अंदर, ठीक है ना? तो सुनना जरा। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in a mesophyll। तो इनका नंबर इतना वेरी करता है। कहां? तो क्लामाइडोमोनास में हर सेल में मात्र एक ही क्लोरोप्लास्ट मिल रहा था, और कहां पर? अगर हम प्लांट्स में, डाइकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स की लीव्स के मेसोफिल में देखें, वहां पर हमें एक सेल के अंदर ही 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट की प्लास्टिड्स देखने को मिल गई, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गए। तो जितना डिजाइनर इसका स्ट्रक्चर है उतना ही वेरिएबल ये नंबर में भी है। कहीं कहीं किसी की तो सेल में मात्र एक ही मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट, और कहीं कहीं जैसे कि प्लांट्स की लीव्स की मेसोफिल सेल्स के अंदर 20 से 40 एक सेल के अंदर ही इतने सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? तो बहुत वेरिएशन है बेटा। क्लियर है? हाँ या ना? अब बेसिक इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में कैसा दिखता है। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया उनका छोटा सा भाई है, मान लो एक तरीके से, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। सुनना जरा क्या। लाइक माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन माउंट। सिंपल सी बात, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन में दिखाया था मैंने, एक मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन, बाहर वाली को आउटर, अंदर वाली को इनर। थोड़ा डायग्राम में मेरी लेवलिंग गड़बड़ हो गई है, शायद एडिटिंग करते टाइम प्रॉब्लम। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं बना के भी बता दूंगा। क्लियर? बेसिक्स है, यहीं पे मैं लेबलिंग करके दिखा दूंगा। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड है बेटा। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, ये भी कहां तो भाई किसी ऑर्गेनेल के पास कुछ भी नहीं है, बेचारियों के पास मेम्ब्रेन ही नहीं, और कहां ये लोग दो एंजॉय कर रहे हैं अपनी मेम्ब्रेन को, ठीक है, मान लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? एक आउटर, एक इनर। क्लियर है? अब आगे सुनना। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब इन दोनों में से भी परमिएबिलिटी की बात करी, मतलब अंदर वाली लेस परमिएबल। इन शॉर्ट सिंपल कंसेप्ट, ये परमिएबल है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल, ये बोल रहा है इस लाइन का मतलब। बाहर वाली परमिएबल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेम डिट्टो। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर वाली परमिएबल थी और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट की बाहर वाली परमिएबल होती है और अंदर वाली सेलेक्टिवली परमिएबल मिली। तो वही लिखा है, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, और बाहर वाली नॉर्मल परमिएबल। क्लियर? हाँ है ना? अब हमें यहाँ पर इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इतना कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब होता है हमें स्ट्रोमा से।
अब हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे नाम देंगे इसे स्ट्रोमा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने नाम दिया था मैट्रिक्स, पर यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। ठीक है ना, रोमा जैसे मत कर देना भैया, डॉन पिक्चर देख के आ रहे होंगे। स्ट्रोमा है, कौन है? इट इज स्ट्रोमा। तो सुनना जरा, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, अंदर वाली सेलेक्टिवली परमेबल, बाहर वाली परमेबल। आगे सुनना, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मतलब वो वाली स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन ने घेर के लिमिट करके रखी हुई है, इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या बोला मैंने? उस एरिया को, वो जिसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उस एरिया को उनके कहते हैं स्ट्रोमा, जिसमें काम बहुत सारे चलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो हमें क्लोरोप्लास्ट में केवल इसी स्ट्रोमा से मतलब, क्योंकि जो भी तामता मड़ा है, जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह, वो सब इसी के अंदर ही होगी। यहाँ पे जो भी काम होना है सब कुछ इसी स्ट्रोमा के अंदर चलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर है? तो मेन आपको समझ आएगी, डबल मेम्ब्रेन है और स्ट्रोमा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसी में सारे काम चलेंगे। क्लियर है? तो अब हम स्ट्रोमा पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करो यहाँ तक क्लियर होगा। एक बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, और अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो सामान है, इनर कंपार्टमेंट हो गया एक तरीके का। ये कौन सा? इनर कंपार्टमेंट, जिसको आप स्ट्रोमा के नाम से भी जान रहे हैं। क्लियर है? आगे सुनिएगा अब। ठीक है, अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है तो ध्यान से सुनो। मेरे ख्याल से डायग्राम दिख रहा है, वापस यहीं पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, देखिएगा स्ट्रोमा के अंदर क्या है। देखिए, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा के अंदर ये देखो, छोटी छोटी सी बॉल्स, ये सैक लाइक, थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ये बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, आलू आलू नहीं बोलूंगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना यार आपको, कॉइन जैसे दिख रहे हैं, हाँ या नहीं? ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, इन्हीं को वो बोल रहा है थैलेकॉइड। ये 1 2 3 4 लाइन बन रही है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरी लाइन बन रही है। तो एक को उठाओ, सबको नहीं उठाना, इनमें से एक बाहर निकाल लिया मैंने, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकाल लिया, उसे मैं बोल रहा हूँ थैलेकॉइड। क्या बोल रहा हूँ बेटा? थैलेकॉइड। तो वही बोला यार, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस, कैरेक्टर है फ्लैटेंड है, मेम्ब्रेनस है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। याद रखो, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तमीज से बैठे हो भैया, इनकी मम्मी ने डांट के भेजा है, हाँ बेटा सीधी लाइन में ही जाना है, इधर उधर हुए बाहर फेंक दिए जाओगे, मान लो ना यार याद करने के लिए। एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर मैनर में बैठे हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्लियर है? तो वही बोला, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, कौन? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको आप थैलेकॉइड्स बोलते हैं। इसी के अंदर ये काम तमाड़ा भैया, यही करेगा, इसके अंदर ही होगी फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? तो ये है थैलेकॉइड्स। क्या है? थैलेकॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रोमा का। क्लियर है? आया ना? अब आगे सुनना, थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ अ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। अब ये थैलेकॉइड आपको एक डिस्क निकाल के दे दी मैंने, दैट इज कॉल्ड अ थैलेकॉइड। अब ये थैलेकॉइड ऐसा लग नहीं रहा है, देख, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा कॉइन, तीसरे के ऊपर चौथा कॉइन। बचपन में खेलते थे यार, टेबल पे बनाते चलते थे, पूरी ऊपर पाइल बन गई है, पूरी एक सीरीज बना दी आपने। तो वही बोला है क्या, ये असल में जो थैलेकॉइड है ये ऐसी नहीं, ऑर्गेनाइज मैनर में। और कैसा ऑर्गेनाइज मैनर है? जैसे हम कॉइन के ऊपर कॉइन रख के एक पूरी पाइल बना लेते हैं ना, उसी तरीके से ये थैलेकॉइड्स भी अरेंज होते हैं। वही लिखा है, थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड दी ग्रेना। और उस पूरे पाइल को हम नाम दे देते हैं ग्रेना। क्या नाम देते हैं? ये पूरा जो पाइल बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XYZ, ये भी जो भी पूरा एक बंच बना है, पूरा एक पाइल बना है, इसको हम नाम देते हैं ग्रेना। क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रेना। अगर इसमें देख आपको 1 2 3 इतने सारे दिख रहे हैं पाइल्स, क्लियर है? इन सबको हम बोल देते हैं प्लूरल फॉर्म में ग्रेना। क्या बोल देते हैं बेटा? ग्रेना। अगर मैं केवल एक पाइल निकाल के दिखाऊं, मान लो मैंने ये केवल बाहर निकाल के आपको दिखा दिया, तो सिंगुलर फॉर्म हो गई, उसे हम बोल देंगे ग्रेनम। क्लियर है? तो ये पूरे पाइल को हम बोलते हैं ग्रेनम। और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट है, हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट है, जिसको आप ग्रेना का नाम दे देते हैं। ग्रेना एक प्लूरल फॉर्म है ऐसे पाइल्स, एक का 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे पेयर मिल रहे हैं आपको। क्लियर है? तो कुछ नहीं, पाइल ऑफ ऐसा थैलेकॉइड्स, जैसे हम कॉइन्स को रखते चलते, ऐसी थैलेकॉइड भी पतली पतली सी मेम्ब्रेनस है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उनको एक के ऊपर एक अरेंज कर लेते हैं, तो ये बन गया एक ग्रेनम बन गया। क्या बन गया? एक ग्रेनम बन गया। और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होंगे, तो उनको फिर हम कलेक्टिवली बोल देते हैं ग्रेना, बना देते हैं मिलके। क्या बोल देते हैं उन्हें? ग्रेना। तो वही लिखा है, थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना।
सिंगुलर अगर हम देख लेंगे तो ग्रेनम बोलेंगे, या फिर हम इसी को ही बोल देते हैं, ग्रेना का मतलब है द इंटीग्रल थैलेकॉइड्स। क्या? इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स। क्या? इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स, मतलब थैलेकॉइड्स इकट्ठे हो गए, थैलेकॉइड बहुत सारे इकट्ठे हो गए, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स का नाम भी दे देते हैं हम लोग। बेसिक सी कंडीशन आप लोग ग्रेना ग्रेनम याद रखिए, क्वेश्चन इसी पे से आता है। क्लियर है? बट ये भी जरूरी है, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स बोल देते हैं। क्लियर है? चलें आगे। जब थैलेकॉइड्स को हमने अरेंज कर दिया पूरा एक पाइल की फॉर्म में, तो नाम पूरा दे देते हैं, या तो ग्रेनम बोलना, बहुत सारे तो ग्रेना बोल दीजिएगा, या फिर इंटीग्रेनल या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स। क्या? इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोल दीजिएगा। बेसिक सी कंडीशन, और ये कहां पर है? स्ट्रोमा के अंदर। चलें आगे। अब इसके अलावा एक और चीज होती है, तो सुनना है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है? अब थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसे, मैं तभी समझ पाएंगे, हाँ या ना। अब इस डायग्राम को चलो कोई बात नहीं, देखना जरा, इसमें स्ट्रोमा लैमेली दिखाते हैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम में दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा। इन एडिशन, ये अभी भी पूरा नहीं आएगा ना, अब आ जाएगा, सुनिएगा। क्या? इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। इन थैलेकॉइड्स के अलावा इन इसके स्ट्रोमा के अंदर कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। कुछ नहीं, कनेक्टिंग पाइप जैसी होती है, ठीक है ना, सुनना। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करती है ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। कुछ नहीं, बेसिक सी कंडीशन। ग्रेना देखो भाई, पकड़ो एक ग्रेना मैंने मान लिया, ये दिख रहा है, हाँ या ना, एक ग्रेना मैंने मान लिया ये, इन दोनों को कनेक्ट कौन सी पाइप कर रही है? ये वाली पाइप कनेक्ट कर रही है, हाँ या ना, ध्यान से देख ले। ये एक ग्रेना हो गया, ये एक ग्रेना, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली पाइप ये रही, इसी को हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोल देते हैं। तो वही बोला है, ये एक फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो दो डिफरेंट ग्रेना का, सुनना, जो दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करने के हेल्प करते हैं। तो क्या स्ट्रोमा लैमेली क्या है? फ्लैटेंड, चपटे, मेम्ब्रेनस है, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। बेसिक सी कंडीशन, तो वही लिखा है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। बेसिक सी कंडीशन। उम्मीद कर रहा हूं थैलेकॉइड क्लियर होगा, थैलेकॉइड को मिला के ग्रेना क्लियर होगा, और दो ग्रेना के थैलेकॉइड को ज्वाइन करने वाली स्ट्रोमा लैमेली क्लियर होगी। बेसिक सी तीन बातें बोली यार। स्ट्रोमा वो पूरा अंदर है, ठीक है, उसके अंदर हमें थैले जैसे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेकॉइड्स। उन थैलेकॉइड्स को जब हमने पाइल्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया, उसको कह दिया हमने ग्रेना। क्लियर है? और ऐसे ग्रेना के थैलेकॉइड्स को जो कनेक्ट करती हैं ट्यूब्यूल्स, उन्हें हमने बोल दिया स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है? हाँ या ना? मुझे लग रहा है यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। थैलेकॉइड्स क्लियर है, स्ट्रोमा लैमेली क्लियर है, ग्रेना या ग्रेनम क्लियर होगा आपको, ठीक है। चले आगे सुनिएगा। अब एक चीज और, ल्यूमेन वर्ड आता है, तो सुनना जरा। क्या? द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स इंक्लूजेस अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। अब ये मैंने इस ग्रेना के अंदर से एक थैलेकॉइड निकाल लिया, ये जैसे मान लो क्या है, ये लगे हुए हैं आपके थैलेकॉइड्स, मान लो ये मैंने बना दिया ग्रेनम। क्या बना दिया? एक सिंगुलर फॉर्म बोल रहा हूं, ग्रेना ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसमें से ये मैंने बाहर निकाल लिया थैलेकॉइड। ये कौन है? थैलेकॉइड। तो ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये सामान, ये कैविटी है, ये जो कैविटी है, तो देख स्ट्रोमा, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड। क्लियर है? और थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो सामान है, उसको कहते हैं अपन ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, इसकी बात चल रही है, हाँ या ना? इसकी बात चल रही है, उम्मीद करो क्लियर हो। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इंक्लूजेस अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। उसके अंदर ही होता है क्लोरोफिल। बेटा आगे सुनना। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अभी ल्यूमेन पर रोक दिया इसे, अब वापस से स्ट्रोमा पे आ गए, बाहर आ गए स्ट्रोमा पे। तो सुनना जरा, वापस से कनेक्ट कर रहा हूं इस लाइन को मैं, देखना। ये क्या पूरा क्लोरोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन, ये पूरा स्ट्रोमा है।
स्ट्रोमा के अंदर क्या मिले हमें, थैलेकॉइड्स, जो कैसे अरेंज्ड है, ग्रेना की फॉर्म में। इसमें से एक थैलेकॉइड मैंने बाहर निकाला, उस थैलेकॉइड को जब मैंने बनाया, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, इस थैलेकॉइड के अंदर एक कैविटी होगी जिसको आप ल्यूमेन कह रहे हो। क्लियर है, हाँ है ना। अब हम वापस स्ट्रोमा पे आ रहे हैं, जिसमें ये बैठा हुआ है पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा के अंदर। उस स्ट्रोमा में बोल रहा है ये बहुत बढ़िया बात, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स। तो ये स्ट्रोमा में केवल ये नहीं कि थैलेकॉइड ही पड़े रहे, उनके अलावा भी तो और भी चीजें होंगी, तो सुनना। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस स्ट्रोमा में ऐसे एंजाइम्स भी पड़े होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, आगे सुनना। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कैसा, इसके अंदर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मिलता है। क्लियर है, हाँ है ना। और इसके अंदर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कौन से वाले, वही 70S ही मिलेंगे। क्लियर है, हाँ है ना। कौन से मिलेंगे, 70S राइबोसोम्स। तो ये तो बात हो गई स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली, इनके अलावा हमें ये एंजाइम्स भी मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा डीएनए के मॉलिक्यूल भी हैं, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरीके का। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और राइबोसोम्स भी होते हैं, कौन होते हैं, राइबोसोम्स। ये कौन बना दिए मैंने, राइबोसोम्स, 70S, कौन से है, 70S। चले आगे, आगे सुनना। अब बात आती है क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ बैठा होगा, इस स्ट्रोमा में या थैलेकॉइड के अंदर। तो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेन चीज ये है कि क्लोरोफिल है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो है, पर उसके अंदर भी कहां पर बैठा है, तो वो सुनना। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड्स। जो थैलेकॉइड का ल्यूमेन है ना, उसके अंदर बैठा हुआ है, जो थैलेकॉइड है उसके अंदर बैठा हुआ है ये क्लोरोफिल। ऐसे स्ट्रोमा में नहीं पड़ा, स्ट्रोमा के अंदर जो थैलेकॉइड है उसके अंदर बैठा हुआ है क्लोरोफिल। क्लियर है, आगे सुनना। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। तो वही मैंने बोला, इसके अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है इसके अंदर, ना कि 80S जो हमें सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है, जो हमें सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। बेसिक सी कंडीशन। वापस से आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, डायग्राम पे एक और बार कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, हाँ है ना। एक बेसिक सा रफ डायग्राम बनाता हूं, फिर उसको बताऊंगा, ठीक है। वापस से, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, पतली सी बना रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये पोर्शन आ गया आपका कौन, स्ट्रोमा, पूरा लिक्विड भरा हुआ स्ट्रोमा। इसके अंदर ये बैठे हैं थैलेकॉइड्स, कौन बैठे हैं, मैं दो ही बना दे रहा हूं यार बेसिक से, थैलेकॉइड्स। और ये पूरा पाइल बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम, और बहुत सारे बन जाए तो ग्रेना बोल दिया जाता है। इन दो डिफरेंट ग्रेना के दो थैलेकॉइड को ज्वाइन करने वाला ये कौन है, ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमा लैमेली। तो दो डिफरेंट ग्रेना के दो डिफरेंट थैलेकॉइड को ज्वाइन करने वाली ट्यूब्यूल्स, पतली पतली सी, उनको क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है, हाँ है ना। अब क्लोरोफिल कहां बैठा हुआ, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन पे नहीं, स्ट्रोमा में नहीं, इस थैलेकॉइड के अंदर, ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं, इस थैलेकॉइड के अंदर। ये कौन सा पोर्शन है, मान लो यार ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट का दिखा रहा हूं मैं, ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की ल्यूमेन है, ल्यूमेन के अंदर बैठा है क्लोरोफिल। क्लियर है, हाँ या ना, ल्यूमेन के अंदर बैठा है क्लोरोफिल। ये कौन है, OM लिख दूं, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, IM, ये है स्ट्रोमा। एक को उठाओगे, इट इज अ थैलेकॉइड। याद करने के लिए बता रहा हूं, इस पूरे को उठा के देखोगे तो ये है, हाँ लिखू, यहां लिख दे रहा हूं, ग्रेना। क्या है ये पूरा, ग्रेना। क्लियर है, इसको उठा के देखेंगे, इट इज स्ट्रोमा लैमेली। क्या है बेटा, स्ट्रोमा लैमेली, अलग है ये। स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर है, हाँ या ना। और इसके अंदर देखोगे थैलेकॉइड के ये वाला पोर्शन ल्यूमेन, और एक ग्रीन डॉट मैंने मेंशन कर रखा है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोफिल को, और ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। बेसिक सी कंडीशन, हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो इस डायग्राम को थोड़ा एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, उम्मीद करूंगा शायद आ जाएगा आप पे,
ठीक है, उस लेबलिंग को मारो गोली। इसको देखो, आप अपनी बनाइएगा, आसानी से समझ पाएंगे मेरी बात को। देखो इसमें पिंक कलर की मेम्ब्रेन को उठा लो, इससे देख लो, यहाँ से आसानी से दिख जाएगी। ये बाहर वाला छिलका, हाँ या ना, और ये अंदर वाला रेड कलर ही ले लूं जिससे क्लियर विजिबल तो अभी होगा बेचारा। ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, क्लियर है। ये कौन सी आउटर मेम्ब्रेन, ये कौन सी इनर मेम्ब्रेन, IM, ठीक है, हाँ या ना। एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी वाली इनर मेम्ब्रेन। उम्मीद करो यहां तक क्लियर होगा। अगला ये कौन सा पोर्शन, स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है, ये वाला स्ट्रोमा, ये पूरा बैठा हुआ है, ठीक है। एक को उठा लो, इट इज थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ठीक है। ये पूरे बंच को उठा लो, इट इज अ ग्रेना, क्योंकि बहुत सारे बैठे हो ना, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग ट्यूब दिख रही है इतनी बड़ी सी, ये पूरी ट्यूब दिख रही है ये वाली, इसको कहते हैं अपन स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा लैमेली, शॉर्ट में लिख दूं SL, स्ट्रोमा लैमेली। कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, क्या करूं मैं, स्ट्रोमा लैमेली कंप्लीट हो गया। कुछ रह गया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा हो गया, थैलेकॉइड हो गया, पूरा ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया, दैट्स इट, क्लियर है। अब इसके अंदर इस थैलेकॉइड की ल्यूमेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके अंदर बैठा है ल्यूमेन, उसी ल्यूमेन में बैठा हुआ है क्लोरोफिल पिगमेंट। बेसिक कंडीशन है, याद रहना चाहिए आपको। यहाँ पे थोड़ी सी लेबलिंग डिस्टर्ब है, आपकी बुक में उम्मीद कर रहा हूँ सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा डायग्राम है बेटा, ये बेसिक सी कंसेप्ट है क्लोरोप्लास्ट का, क्लियर है। DNA कैसा है, राइबोसोम कैसा है, ये सारी चीजें जबान पर रटी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन पुट अप होते हैं सीधे सीधे, क्लियर है। सीधा क्वेश्चन आता है इस पे तो उठ के, क्लोरोप्लास्ट पे से और माइटोकॉन्ड्रिया पे से। उम्मीद करो यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये आपकी बेसिक सी दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स बताई मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, हाँ या ना। मतलब प्लास्टिड बोल दूं मैं अगर तीनों के बारे में बात करेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्लियर है। उसमें मेन आपका था क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है, हाँ या ना। तो इस सेशन को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा। इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को आज के दोनों ऑर्गेनेल्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है बेटा, क्लियर है। रट लेना, कैसे भी रटो इसे, मार्क करो, पॉइंट्स बनाओ, बुक्स में नोट करो या कॉपी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रट लेना, जरूर रट लेना। एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन आता है बच्चों, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।